चैप 0.1। आज उनका 10वां जन्मदिन था। आज इस नन्ही उम्र में ही भाग्य उनके भविष्य का फैसला करने वाला था। उनका भविष्य इसी क्षण पर टिका था। आज वे अपने जानवर को अनुबंधित करेंगे। समारोह के संचालक वेदी पर खड़े थे। मंदिर के प्रकाश में उनका सुगठित शरीर प्रभावशाली प्रतीत हो रहा था। उसका विशालकाय प्राणी, जो सिल्वर रैंक लेवल 2 तक विकसित हो चुका था, एक सूक्ष्म अर्जेंटीनाई चमक से दमक रहा था। 5वें रैंक तक पहुंचने के बाद वह प्राणी परिपक्व हो चुका था, एक ऐसी उपलब्धि जिसकी बराबरी कुछ ही लोग कर सकते थे और उससे भी कम लोग इसे पार कर सकते थे। उसने अपनी छड़ी को फर्श पर पटका, जिसकी आवाज प्राचीन कक्षों में गूंज उठी। 10 वर्ष का समारोह अब शुरू होता है। ये राक्षस तुम्हारे युवा शरीरों में व्याप्त मानव शक्ति को निकालकर तुम्हें बचा लेंगे, उसने परंपरा के भार से भरी आवाज में घोषणा की। याद रखो, तुम्हारे पशु का दर्जा ही समाज में तुम्हारी जगह तय करता है। गुलामों के लिए लोहा, मजदूरों के लिए कांसा और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए चांदी। उन्होंने उच्च पदों का जिक्र नहीं किया, उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। 7वां स्थान, स्वर्ण पदक 1। पूरे शहर में केवल 5 परिवारों के पास स्वर्ण श्रेणी के जानवर थे और प्लेटिनम श्रेणी का प्राणी रखने वाला एकमात्र जीवित मनुष्य स्वयं राजा था। 10वें दर्जे के जानवर वाला एकमात्र प्राणी। वेदी पर एक लाल अंडा रखा हुआ था। जिस लड़के ने उसे वहां रखा था, वह वृत्त के केंद्र में खड़ा हो गया। अंडा फूट गया, वह चमकने लगा और फिर एक गहरा लाल सैलामेंडर। समारोह के स्वामी की घोषणा मंदिर में गूंज उठी और रॉन ब्लैकफायर का लाल अंडा आग की लपटों में गिर गया। राख से एक लाल रंग का प्राणी निकला, जिसकी खाल जलते अंगारों की तरह चमक रही थी। आश्चर्य की फुसफुसाहटें जयकारों में बदल गईं जब नन्हे सैलामेंडर ने अपना मुंह खोला और आग का एक पूर्ण गोला थूका, जो रॉन की फैली हुई हथेली के ऊपर नाचने लगा। अपने सबसे निचले स्तर पर एक लौह श्रेणी का दानव, लेकिन अपार क्षमता से भरपूर। यह न केवल आसानी से कांस्य श्रेणी तक पहुंच सकता है, बल्कि उचित साधना से रजत श्रेणी तक भी पहुंच सकता है। एक ऐसा प्राणी जो द्वार खोलता है, जो उचित निवेश के साथ एक साधारण छात्र को आराम और विशेषाधिकार के लिए नियत व्यक्ति में बदल सकता है। रॉन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसे पहले से ही अभिजात वर्ग में अपने भविष्य का आभास हो गया था। अपने परिवार की उचित साधना तकनीकों के साथ उसका सैलामेंडर निस्संदेह रजत रैंक तक पहुंच जाएगा, जिससे उसे उच्च मध्यम वर्ग में स्थान मिलना निश्चित हो जाएगा। अभी अभी पैदा हुआ यह अंग भी उसे अपार शक्ति और इच्छा अनुसार अग्नि गोले उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करता है। अगला, समारोह के संचालक ने घोषणा की। रेन के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। अब उनकी बारी थी। पत्थर की वेदी पर रखे अपने भूरे अंडे को घूरते हुए रेन के मुंह में भय का धातु जैसा स्वाद भर गया। उसके आसपास अन्य बच्चों के हाथों में दर्जनों अंडे चमक रहे थे, जो बेहतर भविष्य की उम्मीद जगा रहे थे, गहरे नीले, चमकीले हरे और गहरे लाल रंग के। इनमें से अधिकांश अंडों से परिपक्व होने पर कम से कम कांस्य श्रेणी का प्राणी मिलने की गारंटी थी, और सबसे महंगे अंडों से रजत स्तर 3 तक विकसित होने की क्षमता वाले जीव मिलने का वादा किया गया था। केवल उसका रंग भूरा था। रेन के कांपते हाथों में भूरा अंडा मुश्किल से ही धड़क रहा था। एक दयनीय धड़कन, इतनी कमजोर कि उसे महसूस करने के लिए उसे अपनी सांस रोकनी पड़ी। आज ये बेचारा अंडा, जो सबसे सस्ता उपलब्ध है, अपना भाग्य खुद लिखेगा, दुनिया में अपना स्थान तय करेगा। अपने माता पिता ने अपनी आखिरी बिकने योग्य संपत्ति बेचने के बाद जो कुछ भी हासिल कर पाए थे, वह केवल ये भूरा अंडा ही था। सफेद नहीं, काला नहीं, भूरा भी नहीं, धूसर, असफलता का रंग। जैसे ही रेन वेदी की ओर बढ़ा, मंदिर में जिनके लिए हंसी और बधाई की गूंज अभी भी सुनाई दे रही थी। क्रिम्सन सैलामेंडर के शानदार प्रदर्शन के बाद उसका भूरा अंडा अब और भी छोटा लग रहा था। रेन ने मन ही मन हजारवीं बार संभावनाओं की समीक्षा की और उम्मीद से चिपकी रही। दलदली मेढक मिलने की संभावना 5% थी। यह अग्नि सैलामेंडर जितना प्रभावशाली तो नहीं होता, लेकिन सही पालन पोषण तकनीक से एक मेढक कांस्य श्रेणी के सर्वोच्च स्तर, यानी परिपक्व स्तर 2 के दलदली मेढक तक पहुंच सकता था। लेकिन वह जानता था कि यह बहुत बड़ी अपेक्षा थी, इसकी संभावना बहुत कम थी। उसने हार मान ली थी। रेन को आम पौधा मिल जाएगा। फिर भी 95% संभावना वाले इस सामान्य पौधे से भी दुनिया का अंत नहीं हो जाएगा। एक लौह श्रेणी का जानवर, जिसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित करने पर वह निम्नतम कांस्य श्रेणी तक पहुंच सकता था, और एक गुप्त तकनीक से परिपक्वता से बचकर कुछ लोग इसे कांस्य स्तर 2 तक ले जाने में भी कामयाब रहे थे। यह आसान नहीं होगा। उसे गुप्त साधना तकनीक खरीदने के लिए अपनी कमाई का हर पैसा निवेश करना होगा, दूसरों की तुलना में दोगुनी मेहनत करनी होगी, लेकिन कम से कम अंत में वह ईमानदारी से जीविका कमा सकेगा।
इसका मतलब होगा एक सम्मानजनक जीवन, अपने माता पिता द्वारा उसके लिए किए गए बलिदानों का एक अंश भी चुकाने का मौका। लेकिन अंडे के पास 3 विकल्प थे। लोग इसे असफलता का अंडा इसलिए नहीं कहते थे कि इससे आमतौर पर एक साधारण और कमजोर पौधा निकलता था, बल्कि इसलिए कहते थे क्योंकि जिन लोगों को दुर्भाग्यवश तीसरा विकल्प मिलता था, उन्हें यह अंडा मिलता था। पहला विकल्प, औसत दर्जे के गरीब लोगों का पौधा, 94.99% संभावना। दूसरा विकल्प, भाग्यशाली गरीब लोगों का मेढक, 5% संभावना। और फिर एक छोटी भयावह 0.01% संभावना थी, एक बीजाणु। दुर्भाग्यशाली गरीब लोगों का बीजाणु अब तक दर्ज किया गया सबसे कमजोर प्राणी, जो लौ श्रेणी के भीतर भी पूरी तरह से परिपक्व होने में असमर्थ है। अन्य अंडों में सबसे कम संभावना यानी 0.01%, यानी 10,000 में से एक मौका, चांदी या सोने की क्षमता वाले एक शानदार प्राणी का होना था। इस वाले में तो नरक जैसा माहौल था, एक ऐसी दुनिया में जहां सत्ता ही सब कुछ थी। ये व्यावहारिक रूप से मृत्युदंड के समान था। इस नाकाम अंडे को देखो। क्लेन गोल्डक्रेस्ट की व्यंग्यात्मक आवाज चाबुक की तरह हवा में गूंजी। मुझे यकीन है कि यह एक अच्छा मेढक भी नहीं बुला सकता। सभी बच्चे हंस पड़े। रेन की निगाहें अपने अंडे पर टिकी हुई थीं। वह उन्हें अपनी चिंता देखकर संतुष्टि नहीं देना चाहता था। शांति बनाए रखें। समारोह के संचालक की आवाज प्राचीन पत्थर के मेहराबों के नीचे गूंजी। याद रखें, यह आपके जीवन का सबसे पवित्र क्षण है, वह क्षण जब आप मात्र बच्चे होने से हटकर गुरु बन जाते हैं। रेन ने अपनी आंखें बंद कर ली, दया भरी निगाहों और मुश्किल से रोकी गई हंसी को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए। उसका भूरा अंडा वेदी पर भाग्य के उपहास की तरह पड़ा था, उसकी कमजोर धड़कन उसकी कांपती उंगलियों के नीचे मुश्किल से महसूस हो रही थी। पटेंदर का बेटा, भूरे अंडे वाला लड़का। सुबह की पहली किरण मंदिर के रंगीन कांच को भेदते हुए अंदर आए और उसका अंडा चमकने लगा। या कम से कम रेन यही कहना चाहता था। उसके अंडे से मुश्किल से ही हल्की सी रोशनी निकल रही थी, इतनी कमजोर कि कई बच्चों को ये पुष्टि करने के लिए आंखें छोटी करनी पड़ी कि वह वास्तव में चमक रहा है या नहीं। उसने मन ही मन विनती की, कृपा करके बीजाणु के अलावा कुछ भी दे दो। अंडा फूट गया। ये रॉन की तरह आग की लपटों में नहीं फटा। यह आज सुबह के नीले अंडे की तरह प्रकाश की पंखुड़ियों में नहीं खुला, जिसमें से एक जल अश्व निकला था। ये बस टूट गया। एक सूखी दयनीय सी आवाज, जैसे कोई टहनी टूट रही हो। और उस दरार से निकला भूरे रंग के बीजाणुओं का एक छोटा सा बादल। उस प्राणी के पूरी तरह प्रकट होने से पहले ही हंसी शुरू हो गई। एक बीजाणु, सम्मनिंग के इतिहास में अब तक दर्ज किया गया सबसे कमजोर प्राणी। एक ऐसा प्राणी जो इतना तुच्छ था कि उसे पूर्ण लौह श्रेणी के राक्षस के रूप में भी नहीं माना जा सकता था। चुप रहो, समारोह के संचालक ने आदेश दिया, लेकिन उनकी आवाज में छिपी हुई हंसी थी। रेन पटेंडर, अपना हाथ बढ़ाओ और पहली बार अपने साथी को अपने शरीर में ग्रहण करो, इससे तुम्हारे शरीर में मौजूद अतिरिक्त ऊर्जा ठीक हो जाएगी। बीजाणुओं का बादल धीरे धीरे रेन की फैली हुई हथेली की ओर बढ़ा। उसका कोई वजन नहीं था, उससे कोई ऊष्मा नहीं निकल रही थी, उस रहस्यमय बंधन का कोई संकेत नहीं था जो जानवर और उसके पालक के बीच बनना चाहिए था। वह बस वहीं तैरता रहा। धूसर, बेकार। भीड़ में से किसी ने दबी आवाज में कहा, वो 0.01%। उसे सचमुच वो 0.01% मिल गया। वेदी से उतरते समय रेन ने अपना सिर ऊंचा रखा। उसके माता पिता ने इस पल के लिए सब कुछ बेच दिया था। उन्होंने दिन रात काम किया था। वह इन शरारती बच्चों को उसे रोते हुए देखने का सुख नहीं देना चाहता था। ने वेदी से उतरते समय अपना सिर ऊंचा रखा। उसके माता पिता ने इस पल के लिए सब कुछ बेच दिया था। उन्होंने दुगनी दुबली शिफ्टों में काम किया था। वह इन बच्चों को उसे रोते हुए देखने का सुख नहीं देना चाहता था। अनुबंध बंधन इतनी कमजोर रोशनी के साथ स्थापित हुआ कि उससे उसकी कलाई मुश्किल से ही रोशन हो पाए। अब उसके पशु स्वरूप ने उसकी शारीरिक शक्ति में 10% की वृद्धि प्रदान की। यही सब कुछ था। उसके जैसे दुबले पतले लड़के के लिए इसका मतलब शायद पानी की एक और छोटी बाल्टी ले जाना या खेत में कुछ अतिरिक्त मिनट तक टिके रहना था। कुछ अन्य बच्चों को तत्वों को नियंत्रित करने की क्षमता, गति या सहनशक्ति में भारी वृद्धि, या यहां तक कि उपचार करने की क्षमता भी प्राप्त हुई। सबसे सामान्य से लेकर सबसे दुर्लभ तक प्रत्येक प्राणी अपने सम्मोहनकर्ता को शक्ति प्रदान करता था। यह अनुबंध का एक मूलभूत नियम था। रॉन गुर्राया और उसकी भुजाओं पर लाल रंग के शल्क उभर आए। उसके नाखून सख्त होकर लाल रंग के पंजे बन गए। उसके नुकीले दांत लंबे होकर तीखे दांत बन गए और उसकी आंखों की पुतलियों में सुनहरी चमक दिखाई दी।
सैलामेंडर ने न केवल उसे आग पर नियंत्रण और उसकी ताकत में 40% की वृद्धि प्रदान की थी, बल्कि उसका पूरा शरीर भी अनुकूलित हो रहा था। उसकी सहनशक्ति, गति और प्रतिक्रिया में 20% की वृद्धि होगी और प्रत्येक विकास के साथ ये संख्याएं दोगुनी हो जाएंगी। जब तक सैलामेंडर सिल्वर रैंक 2 तक पहुंचता, तब तक रॉन के पास एक सामान्य इंसान की तुलना में तिगुनी ताकत, 200% की वृद्धि, सभी गुणों में 100% की वृद्धि के साथ साथ बढ़ी हुई प्रतिरोधक क्षमता और उसकी अग्नि शक्तियां भी होंगी। यहां तक कि एक साधारण पौधा, जिसे रेन प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा था, अपने प्राथमिक प्रभाव के रूप में जीवन शक्ति में 20% की वृद्धि प्रदान करता, साथ ही सभी गुणों में 10% की वृद्धि प्रदान करता, जो उचित खेती के साथ 30% या 40% तक पहुंच सकती थी। लेकिन बीजाणु, भीड़ में से किसी ने धीरे से कहा, बेहद दयनीय। यह इकलौता ऐसा जीव है जो कोई मूल शक्ति नहीं देता, बस शारीरिक शक्ति में मामूली 10% की वृद्धि करता है। रेन प्रोटोकॉल के अनुसार शेष समारोह को देखने के लिए वहीं रुका रहा। हर बार बुलाए जाने पर उसे अपनी विफलता का एक और एहसास होता था। एक पवन चील जो अपने स्वामी की प्रतिक्रिया को बढ़ाती थी, एक धरती का भालू जो शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को दोगुना कर देता था, एक रहस्यमयी लोमड़ी जो धारणा और इंद्रियों को बेहतर बनाती थी, और फिर अंतिम आह्वानकर्ता वेदी पर चढ़ गया, लूना स्टार वीवर। उसके नीले बाल झरने की तरह उसके कंधों पर लहरा रहे थे जब उसने अपना काला अंडा आसन पर रखा। सबसे महंगी कारों में से एक, पब फ्यूचर एड्स। पूरे मंदिर में सन्नाटा पसरा हुआ था। अंडे में जो दरार पड़ी वह रात में बिजली की तरह थी। उसके भीतर से एक साया भेड़िया निकला जिसकी आंखें पैतृक शक्ति से चमक रही थीं। लूना को घेरने वाली आभा लगभग चकाचौंध कर देने वाली थी, जिससे उसकी गति कई गुना बढ़ जाती थी, इंद्रियां तेज हो जाती थीं और उसे विभिन्न प्रकार के मौलिक जादू को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त हो जाती थी। उस प्राणी के साथ 500% या 1000% की वृद्धि असंभव नहीं थी। स्वर्ण क्षमता वाला एक जीव। समारोह के संचालक की आवाज उत्साह से कांप रही थी। असाधारण, उच्च गुणवत्ता वाले काले अंडे में भी इसकी संभावना 1% से कम है। रेन ने देखा कि भेड़िया लूना के सामने झुक गया और एक ऐसे अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जिससे लूना शहर में लगभग सभी से ऊपर उठ जाएगी। मंदिर के हर कोने में ये बदलाव दिखाई देने लगे। लगभग सभी बच्चों ने उन्हें खुशी खुशी स्वीकार किया। ये वही पल था जिसका वे जीवन भर इंतजार करते रहे थे। हाल के वर्षों में मानव विषाक्तता के कारण उन्हें जो कमजोरी महसूस हो रही थी, वह परमानंद और शक्ति की अनुभूति में बदल गई। बाज जैसे दिखने वाले लड़के की त्वचा पर चांदी जैसे निशान उभर आए और उसकी आंखें तेज हो गईं। रहस्यमयी लोमड़ी के साथ रहने वाली लड़की की इंद्रियां तेज हो गईं और उसके गालों पर लाल रंग के निशान दिखाई देने लगे। प्रत्येक परिवर्तन अद्वितीय, शक्तिशाली और उनकी नई स्थिति का प्रतीक था। रेन को छोड़कर लगभग सभी। उसका बीजाणु इस बात का प्रतीक होगा कि अब उसकी स्थिति सबसे निम्न स्तर की है। कम से कम, उसने कड़वी विडंबना के साथ सोचा, इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे कितने गलत थे। फिर रूपांतरित होने की बारी उनकी थी। वह बीजाणु बस घुल गया। वह बिना किसी हलचल के उसकी त्वचा में समा गया और एक पल के लिए कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके सिर की त्वचा से छोटे छोटे चमकदार मशरूम उगने लगे, मानो उसके बालों के बीच छोटे छोटे चमकते हुए टोडस्टूल हों। हंसी तुरंत ही गूंज उठी। देखो, वह सड़ रहा है। अरे पटिंदर, क्या तुम्हारे सिर पर मशरूम है या छोटा सालिंग? चुप रहो। समारोह के संचालक ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन उपहास जारी रहा। सावधान रहें, ये संक्रामक है। ज्यादा पास मत जाओ वरना तुम पर भी मशरूम उगाएंगे। समारोह के संचालक ने बच्चों को चुप कराने में असफल रहने पर गला साफ किया और उस क्षण की गरिमा बनाए रखने का प्रयास किया। बीजाणु, ओह, उचित समय मिलने पर परिपक्व हो सकता है। ये 50 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है और शारीरिक शक्ति में 20% की वृद्धि प्रदान कर सकता है। और हंसी। सबको पता था कि बीजाणु को परिपक्व करना लगभग असंभव था। संसाधनों और समय की लागत खगोलीय होगी और यह सब उस परिणाम के लिए होगा जो कोई भी सामान्य जानवर पहले दिन से ही हासिल कर लेता है। कुछ बच्चे तो उसके पास से गुजरते समय छींकने का नाटक करते थे और डर से मुंह बनाते थे, मानो वह उन्हें संक्रमित कर सकता हो। उसके आसपास होने वाले हर सफल परिवर्तन ने उसकी स्थिति को और भी दयनीय बना दिया। जहां दूसरों को पंजे, रहस्यमय चिन्ह और शक्ति का प्रदर्शन करने वाले परिवर्तन प्राप्त हुए, वहीं उसे अपने बालों के लिए अप्रिय सजावट ही मिली। लूना का रूपांतरण सबसे अंत में हुआ। अपने साए वाले भेड़िए के साथ हुए अनुबंध ने उसकी त्वचा को नाजुक चांदी के निशानों से ढक दिया था जो प्रकाश के साथ झिलमिलाते प्रतीत होते थे।
उसकी आंखों में एक अलौकिक चमक आ गई थी और उसके नीले बाल ऐसे लहरा रहे थे मानो पानी में डूबे हों। उससे निकलने वाली शक्ति का आभामंडल लगभग मूर्त था, 100% गति के साथ साथ सभी शारीरिक क्षमताओं में 50% की वृद्धि और साथ ही मौलिक जादू का वरदान। रेन के सिर पर उगे मशरूम मंद रूप से झिलमिला रहे थे, मानो वे भी शर्मिंदा हों। एक सप्ताह में समारोह के संचालक ने घोषणा की, आपकी औपचारिक शिक्षा शुरू हो जाएगी। अनुबंध में तय समय के अनुसार आपको स्कूल ले जाने के लिए गाड़ियां आएंगी, जहां आप 8 वर्ष की आयु तक यानी वयस्क होने तक रहेंगे। इसके बाद सैन्य सेवा शुरू करने से पहले आपको कुछ समय का विश्राम मिलेगा। वह रुका। अपने जानवरों को एकजुट रखें। यह आज आपके द्वारा बनाए गए पवित्र बंधन के प्रति सम्मान का प्रतीक है। समारोह समाप्त हुआ। रेन तब तक इंतजार करता रहा जब तक वह मंदिर के बाहर नहीं पहुंच गया। उपहास भरी निगाहों, कानाफूसी और कुतर्क संगत दया से दूर। तभी उसने अपनी आंखें बंद की और अपने शरीर से बीजाणु को बाहर निकाल दिया। चमकदार मशरूम उसके बालों से गायब हो गए और छोटा सा भूरा पिंड उसके कंधे के पास तैरने लगा। सम्मान जाए भाड़ में, परंपराएं जाए भाड़ में। उसके माता पिता ने 30 साल तक मेहनत की, अपना घर बेच दिया, सादगी भरा जीवन जीकर 10 लाख से अधिक क्रिस्टल बचाए, और यह सब उसकी बदकिस्मती के कारण बर्बाद हो गया। घर का रास्ता इतना लंबा पहले कभी नहीं लगा था। हर कदम उसे इस बात की याद दिलाता था कि वह क्या बनने में असफल रहा, उन आशाओं की जो उस दयनीय धूसर चमक के साथ गायब हो गई थी। वह बीजाणु चुपचाप उसके बगल में तैर रहा था, शाम की रोशनी में मुश्किल से दिखाई दे रहा था। उसका नया साथी, उसकी असफलता का प्रतीक। घर का रास्ता इतना लंबा पहले कभी नहीं लगा था। शहर के केंद्र की पत्थर की सड़कों का अंत धीरे धीरे कच्ची सड़कों में हो गया। भव्य इमारतें धीरे धीरे साधारण घरों में बदलती गईं, जब तक कि वह शहर के बाहरी इलाके में नहीं पहुंच गया, जहां उसकी छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी, जो समय के साथ झुकी हुई और जर्जर हो गई थी। संशोधन, ये तो अब उनका था ही नहीं। उसके गरीब माता पिता को अब वह संपत्ति किराए पर लेनी पड़ी जो कभी उनकी अपनी थी। वह दरवाजे पर रुक गया। दरवाजे की दरारों से आती खुशबू ने रेन के पेट में कुलकुलाहट पैदा कर दी। उसके माता पिता कुशल रसोइये थे, इसी की बदौलत वे इतने सालों से अपना गुजारा कर रहे थे। उनकी निम्न रैंकिंग के बावजूद, अपने परिपक्व निम्नतम श्रेणी के लौह श्रेणी के पौधों के साथ, वे शहर की सबसे साधारण रसोई में काम करने के लिए अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली थे। बेशक मालिक उनके साथ भेदभाव न करने के लिए एक महान व्यक्ति था, लेकिन उनका कौशल निर्विवाद था। यही असली वजह थी जिसके कारण उन्हें वहां स्वीकार किया गया था। रेन को सबसे ज्यादा पसंद आने वाले मीठे जड़ के स्टू की खुशबू ताजी पकी हुई ब्रेड की खुशबू के साथ मिल रही थी। वह वहां दरवाजे की मूठ पर हाथ रखे खड़ा था और वह बीजाणु उसके बगल में दयनीय रूप से तैर रहा था। खिड़की से वह अपनी मां को वर्षों के अनुभव की सहजता के साथ रसोई में घूमते हुए देख सकता था, जबकि उसके पिता मेज को बची हुई केवल 3 मोमबत्तियों से सजा रहे थे। उन्होंने अपने पास मौजूद थोड़े से संसाधनों से ही उत्सव भोज तैयार किया था। जब उसने आखिरकार दरवाजा खोला तो उसके गले में इतना बड़ा गोला अटक गया था कि वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। रेन, उसकी मां अपने पिता के सामने थोड़ा मुड़ी। दोनों ने उस छोटे से भूरे बीजाणु को देखा और रेन उस सटीक क्षण को देख सका जब उनकी आंखों से आशा गायब हो गई। फिर भी उसकी मां ने अपने एप्रन से हाथ पोंछे और अपनी बाहें खोल दी। मेरे नन्हे प्रशिक्षक, रेन ने घंटों तक जिन आंसुओं को रोक रखा था, वे आखिरकार बहने लगे। अंदर आते ही उसने कांपती आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत खेद है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ओह मेरे बच्चे, उसकी मां ने उससे बाहों में भर लिया। ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये कभी तुम्हारी गलती नहीं होगी। तुमने सब कुछ खर्च कर दिया, सब कुछ बेच दिया, और मैं। उसके पिता भारी कदमों से पास आए। रसोई में दिन भर की थकान से उनके कदम भारी थे। वे रेन के सामने घुटनों के बल बैठ गए और अपने बड़े हाथ लड़के के छोटे कंधों पर रख दिए। बेटे, मेरी तरफ देखो। रेन ने ऊपर देखा, उसकी दृष्टि आंसुओं से धुंधली हो गई थी। याद है जब मैंने पिछले साल ब्रेड का पूरा बैच जला दिया था? रेन ने असमंजस में सिर हिलाया। और याद है हमने क्या किया था? हमने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और इससे क्रूटन बना लिए। बिल्कुल सही, उनके पिता मुस्कुराए। कभी कभी जिंदगी आपको वो नहीं देती जिसकी आप उम्मीद करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने पास जो कुछ है उससे कुछ अच्छा नहीं बना सकते। लेकिन मैं भी जानूं, अब ये तुम्हारा हिस्सा है, उसकी मां ने आगे कहा, और हम तुम्हारे हर हिस्से से प्यार करते हैं।
अरे, उसके पिता ने गले मिलते हुए कहा, उनकी आवाज भारी थी। तुम हमारे बेटे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास बीजाणु है या ड्रैगन। लेकिन यह मायने रखता था। बेशक मायने रखता था। भोजन कक्ष छोटा था लेकिन प्यार से भरा हुआ था और उसमें बाहरी इलाके के बेहतरीन व्यंजनों की खुशबू फैली हुई थी। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद वह इसका आनंद नहीं ले सका। उसके माता पिता ने अपनी नई परिस्थिति में यथासंभव सब कुछ तैयार कर लिया था। मीठी जड़ वाली सब्जी का स्टू, ताज़ी पकी हुई रोटी, यहाँ तक कि वे मिठाई के लिए कुछ जंगली जामुन भी जुटाने में कामयाब रहे थे। तीनों मोमबत्तियों ने मेज को एक गर्म चमक से रोशन कर दिया, जो बीजाणु की धूसर चमक से बिल्कुल अलग थी। थोड़ा खा लो, बेटा, उसकी माँ ने भरपेट खाना परोसते हुए कहा। तुम्हारा दिन बहुत लंबा रहा है। मुझे भूख नहीं है, बस एक निवाला, उसके पिता ने जोर देकर कहा। तुम्हारी माँ ने इसे बनाने में घंटों लगाए हैं। लेकिन उनके पसंदीदा व्यंजन की सुगंध भी निराशा के कड़वे स्वाद को दूर नहीं कर सकी। रेन मेज से उठे, उनकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो, उसने फुसफुसाते हुए कहा और अपने कमरे की ओर भाग गया। अपराधबोध की एक धूसर छाया की तरह वह बीजाणु उसका पीछा कर रहा था। रेन, उसकी माँ ने पुकारा, कम से कम कुछ रोटी तो ले लो। लेकिन जवाब में सिर्फ एक दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी। भोजन कक्ष में तीनों मोमबत्तियां जलती रहीं, प्रेम और आशा से तैयार किए गए भोजन से सजी मेज को रोशन करती रहीं। उनके माता पिता ने एक दूसरे को देखा, उनके थके हुए चेहरों पर चिंता का बोझ साफ झलक रहा था। दोपहर के प्रयास भी निष्फल रहे। जब उसकी माँ खाने की थाली लेकर दरवाजे पर आई तो उसने चिल्लाकर कहा, मुझे भूख नहीं है। अपने कमरे के अंधेरे में लड़के ने अपने दयनीय साथी की कमजोर झिलमिलाती जिंदगी को देखा। एक सप्ताह, एक हफ्ते के भीतर उसे स्कूल, उपहास और तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा। एक सप्ताह के भीतर उसे यह स्वीकार करना होगा कि उसका जीवन ठीक वैसा ही होगा जैसा कि हर कोई एक ऐसे व्यक्ति से उम्मीद करता है जिसके पास सबसे भयानक राक्षस हो। एक नीरस जीवन। छोटे से भोजन कक्ष में मोमबत्तियों की रोशनी उन दो लोगों के थके हुए चेहरों को रोशन कर रही थी, जिन्होंने अभी अभी अपनी आखिरी उम्मीदों को धूसर धब्बों में बदलते देखा था और स्कूल का अनुबंध मेज पर पड़ा था। यह अनिवार्य था। एक बार हस्ताक्षर करने के बाद उसे 8 साल तक साधना और विकास के विद्यालय में जाना पड़ता था। वहां वह अपने प्राणी को मजबूत बनाना, उसकी क्षमताओं को विकसित करना और एक सच्चा प्रशिक्षक बनना सीखेगा। ये सबसे अच्छे स्कूलों में से एक होगा, शायद सबसे अच्छा, या कम से कम यही विचार था। लेकिन 60 साल, पिता ने धीमी आवाज में कहा। दोनों की उम्र पहले से ही 60 साल थी। उनकी परिपक्व लौह श्रेणी की वनस्पतियां उनकी कलाई पर मुश्किल से ही चमकती थीं और उनके बालों को पत्तियों और लताओं से बना देती थीं, जो सीमित खेती के जीवन का परिणाम था। रसोई में दशकों तक काम करने से खुरदुरे हो चुके उनके हाथ कांप रहे थे। हमने इसके लिए सब कुछ बेच दिया, सब कुछ। उनकी उंगलियां उस दस्तावेज पर चल रही थीं जिस पर उन्होंने आज सुबह हस्ताक्षर किए थे। वह चीज जिसकी कीमत उन्हें 10 लाख से अधिक क्रिस्टल चुकानी पड़ी थी। वह चीज जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन मेहनत की थी। अपनी युवावस्था में उनके पास अपने जानवरों को बुनियादी अवस्था से आगे विकसित करने के लिए आवश्यक गुप्त तकनीकों को खरीदने के लिए संसाधन नहीं थे। उन्हें उनसे केवल जीवन शक्ति में 40% और सभी गुणों में 20% की मामूली वृद्धि ही मिली, लेकिन परिपक्व पौधे होने के कारण वे खुद को कांस्य प्रथम श्रेणी का होने का दिखावा कर सकते थे, जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित तृतीय श्रेणी की रसोई में अपनी नौकरी बनाए रखने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त दर्जा था। सौभाग्य से जीवन शक्ति बोनस ने उन्हें युवा दिखने और महसूस करने में मदद की, बिल्कुल 40 वर्ष की आयु के दंपति की तरह। लेकिन आज उनके जीवन में कुछ भी भाग्य जैसा नहीं लगता था। हमने इसके लिए सब कुछ बेच दिया, माँ ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी फटी हुई एप्रन पर आंसू बह रहे थे। सब कुछ ताकि उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का असली मौका मिल सके, ताकि उसका पौधा कांस्य रंग का हो सके, विकसित हो सके और उसे हमसे बेहतर जीवन दे सके। स्कूल महंगा था और इसके पीछे एक कारण था। 8 साल का गहन प्रशिक्षण, खेती की तकनीकों तक पहुंच, विकास के लिए संसाधन, संपर्क, एक साधारण जानवर को कुछ खास में बदलने के लिए आवश्यक सब कुछ। उन्होंने रेन के लिए कुछ बेहतर का सपना देखा था, एक ऐसा पद जो उसे बिना सिर झुकाए मुख्य सड़कों पर चलने की अनुमति दे। एक सामान्य पौधे के साथ रेन को कांस्य रैंक 2 तक पहुंचने का मौका मिल सकता था। परिपक्वता पर उसकी जीवन शक्ति 80% तक बढ़ सकती थी और उसके सभी आधारभूत गुण 40% तक बढ़ सकते थे। शायद उसे अपने माता पिता से सीखते हुए शहर के अच्छे रसोई घरों में नौकरी भी मिल सकती थी।
लेकिन एक बीजाणु के साथ अब वो पीछे नहीं हट सकता। माँ ने कांपते हाथों में अनुबंध को कसकर पकड़ रखा था, उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे थे। भुगतान हो चुका है और कानून स्पष्ट है, हर अनुबंध का पालन करना होगा और जिस भी बच्चे का पिता या पत्नी जानवर है, उसे अपनी बुनियादी शिक्षा पूरी करनी होगी, क्योंकि पिछले साल ही यह कानून पारित हुआ है। काश मैं बीमार न पड़ा होता तो हमारे पास पर्याप्त होता, मैं भूरा अंडा खरीदने ही वाला था, लेकिन उस मनहूस महंगी दवा के कारण मुझे मर जाना चाहिए था। ऐसा मत कहो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रेन ऐसा नहीं चाहती होगी, माँ ने डांटते हुए कहा। वैसे भी शायद सबसे अच्छे और सबसे महंगे स्कूल को चुनना हमारी तरफ से कुछ ज्यादा ही लालच भरा कदम था। हमने क्या कर दिया? रेन के लिए कुछ बेहतर होने का सपना देखा था, लेकिन एक बीजाणु के साथ 8 साल पिता अपनी कुर्सी पर धंस गए। 8 साल दूसरों को अपने जानवरों को विकसित करते हुए देखते हुए, जबकि हमारा मूर्खतापूर्ण निवेश उसकी उम्मीदों को छीन लेता है। उसे वाक्य पूरा करने की आवश्यकता नहीं थी। एक बीजाणु अपनी श्रेणी विकसित नहीं कर सकता। अध्ययन करने के लिए कोई खेती की तकनीक नहीं थी, तलाशने के लिए सुधार के कोई रास्ते नहीं थे, खरीदने के लिए कोई गुप्त तकनीक नहीं थी। कई लोग पहले ही कोशिश कर चुके थे। अधिक धनी लोगों को कहीं अधिक समर्थन प्राप्त होता है। केवल एक ही व्यक्ति सफल हुआ। इसे सबसे बड़ी विफलता करार दिया गया। लगभग नगण्य लाभ, मात्र 20% शक्ति के लिए भारी धन खर्च किया गया। उस दिन से बीजाणु असफलता का प्रतीक बन गया है। रेन 8 साल ऐसी चीजें सीखने में बिताएगा जिन्हें वह कभी लागू नहीं कर पाएगा। उसका परिवेश उसे लगातार इस बात की याद दिलाता रहेगा कि वह क्या हासिल नहीं कर सकता। 8 साल तक स्कूल में उपहास का पात्र बने रहना, हंसी का पात्र बनना। 8 साल व्यर्थ चले गए, क्योंकि वह एक ऐसे प्राणी के साथ खेती और विकास के बारे में क्या सीख सकता था जो विकसित ही नहीं हो सकता था। दुख ने पिता को अतीत की यादों में खो जाने पर मजबूर कर दिया, एक ऐसा अतीत जिसे रेन ने रोशन किया था। क्या तुम्हें वह दिन याद है? उसने अचानक पूछा, उसकी निगाहें मोमबत्ती की लौ में खोई हुई थीं। जब मुझे राज्य द्वारा मांगी गई दवा नहीं मिली क्योंकि उस वर्ष के आक्रमण से हुए गंभीर मानव संदूषण के कारण वह समाप्त हो गई थी, और मुझे मानव विषाक्तता के इलाज की तलाश में निकलना पड़ा और मुझे वह पौधा भी मिला जिसे आपने खाया था। तब हमने सोचा कि हम पर ईश्वर की कृपा है। उसने सिर हिलाया और उसका हाथ पकड़ लिया। वह कैसे भूल सकती थी? वे 20 साल की उम्र से ही बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। लगभग 3 दशकों तक टूटी हुई उम्मीदों के साथ अपने दोस्तों को परिवार बनाते हुए देखना, जबकि वे अकेले रह गए। उन्होंने सादगी भरा जीवन व्यतीत किया था, अपने संसाधनों को एकत्रित करके एक सुखी परिवार बनाया था, और उनकी रुचि केवल एक ही चीज में थी जिसे वे कितना भी धन इकट्ठा कर लें, प्राप्त नहीं कर सकते थे। लगभग 10 लाख, जो उनके दर्जे के नागरिकों के लिए एक अविश्वसनीय संख्या है। उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल अपनी बांझपन की समस्या को ठीक करने के बारे में सोचा था, लेकिन वे पहले से ही इतने बूढ़े हो चुके थे कि उन्होंने हार मान ली थी। लेकिन वो बाहरी इलाके की यात्रा, मुझे वो पौधा शहर के बाहरी इलाके में मिला जिसे मैंने 100 साल पुरानी उच्च गुणवत्ता वाली मीठी जड़ समझ लिया था, उसने आगे कहा। जब तुमने उसे खाया तो मुझे लगा मैंने तुम्हें मार डाला। तुम इतनी पीली पड़ गई थी, इतनी ठंडी, और एक हफ्ते बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फिर से 20 साल की हो गई हूं, उसने उदास मुस्कान के साथ कहा। और अगले साल हमने बिना कोशिश किए ही सफलता हासिल कर ली। हमारा चमत्कार। वे चुप हो गए और रेन के कमरे से आ रही दबी हुई सिसकियों को सुनने लगे। उनका नन्हा सा चमत्कार, वह बच्चा जिसने उन्हें उस समय जीवन और खुशी दी थी जब वे लगभग उम्मीद खो चुके थे, अब एक क्रूर नियति का सामना कर रहा था। ऐसा लगता है जैसे ड्रैगन देवता हमारा मजाक उड़ा रहे हों, उसने धीरे से कहा। उन्होंने हमें तब बच्चा दिया जब हम पहले से ही बहुत बूढ़े हो चुके थे, सिर्फ इसलिए कि उसे तड़पते हुए देखना। उसने उसका हाथ दबाते हुए अपनी बात पूरी की। लगभग बुझ चुकी मोमबत्तियां जलती रहीं, उनकी लौ मेज पर रखे स्कूल के अनुबंध पर प्रतिबिंबित हो रही थी। बगल वाले कमरे में उनका 10 वर्षीय बेटा चुपचाप रो रहा था। उसके तकिए के पास एक छोटा सा भूरा बीजाणु तैर रहा था, मानो उसे लगातार उसके भाग्य की याद दिला रहा हो। उन्होंने बड़े प्यार से जो दावत तैयार की थी, वह मेज पर धीरे धीरे ठंडी होती चली गई, बिना छुए, जबकि 2 बुजुर्ग माता पिता अपने जीवन के चमत्कार के इस क्रूर मोड़ पर रो रहे थे। रेन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसके गालों पर आंसू सूख रहे थे और धीरे धीरे उदासी की जगह गुस्सा ले रहा था। वह बीजाणु पास ही तैर रहा था, उसकी हल्की धूसर चमक ने उसे और भी क्रोधित कर दिया। इस हालत में स्कूल जाना, यह तो एक क्रूर मजाक था।
उसे पहले से ही अगले 8 साल एक अंतहीन बुरे सपने की तरह अपने सामने खुलते हुए दिखाई दे रहे थे। जहां दूसरे बच्चे अपने भीतर के जानवरों को विकसित करना, नई शक्तियों को जगाना सीखते, वहीं वह वहां एक ऐसे प्राणी के साथ बैठा रहता जो ठीक से परिपक्व भी नहीं हो पाता। शायद बेहतर यही होगा कि हम भी वही करें जो अन्य दुर्भाग्यशाली, सड़ते हुए लोगों ने किया। और नहीं, वह ऐसा नहीं कर सका। वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था और वे भी उससे बहुत प्यार करते थे। उसे अपना ध्यान भटकाने के लिए कुछ न कुछ ढूंढना ही था। वह अपने बिस्तर के बगल में स्थित छोटी सी किताबों की अलमारी की ओर मुड़ा, जहां उसने अपनी पसंदीदा किताब रखी हुई थी, जो अनगिनत बार पढ़ने से घिस चुकी थी, भटकते राजा का दूसरा अनुबंध। उसकी उंगलियां घिसे हुए पन्ने पर फिरती रहीं, उस महान योद्धा की छवि का अनुसरण करती रहीं जिसने असंभव को संभव कर दिखाया था। कहानी के अनुसार नायक को जंगल की गहराई में एक रहस्यमय औषधि मिली थी, जिसने उसे एक जानवर के साथ दूसरा अनुबंध करने की अनुमति दी थी। यह महज एक कहानी थी। बेशक पूरे दर्ज इतिहास में केवल वर्तमान राजा और एक दर्जन महान योद्धा ही दूसरे प्राणी से अनुबंध करने में सफल रहे थे, और उनमें से कोई भी इसे हासिल करने का तरीका आम जनता को नहीं बताएगा। लेकिन रेन अभी भी बच्चा था, अभी भी भोला था। रेन ने अपनी खिड़की से दूर तक फैले घने जंगल की ओर देखा। कहानी की दवा, क्या होगा अगर? लेकिन यह विचार जितनी जल्दी आया उतनी ही जल्दी खत्म भी हो गया। उसके पिता अपने परिपक्व लौ श्रेणी के पौधे के साथ जब भी वहां गए थे, लगभग अधमरे होकर लौटे थे। और उसके पास वास्तव में कई फायदे थे। 40% अतिरिक्त जीवन शक्ति, एक वयस्क की ताकत और गति में 20% की वृद्धि, साथ ही उसके अन्य सभी गुण, पौधों पर मामूली नियंत्रण जिससे वह खतरों का पता लगा सकता था और कुछ राक्षसों से बचाव कर सकता था, और वर्षों का अनुभव। और रेन के पास क्या था? एक बेकार बीजाणु और उसकी बचकानी ताकत में मामूली 10% की वृद्धि। वह रसोई में रखे भारी आटे के बोरे भी नहीं उठा पाता था, तो वह राक्षसों से भरे जंगल में कैसे जीवित रहने की उम्मीद कर सकता था? बीजाणु कमजोर रूप से झिलमिलाया, मानो उसकी हताशा को भांप रहा हो। तुम ही क्यों? उसने गुस्से से फुसफुसाते हुए उस प्राणी से पूछा। इतनी कम संभावनाओं के बावजूद ये तुम ही क्यों होने थे? मौन ही उसका एकमात्र उत्तर था। भोजन कक्ष में वह अपने माता पिता को धीमी आवाज में बात करते हुए सुन सकता था। उनकी आवाजें चिंता से भरी हुई थीं। वह इसे और सहन नहीं कर सकता था। वह उनके दर्द का कारण नहीं बन सकता था, उनकी सभी आशाओं और बलिदानों का दुखद अंत नहीं कर सकता था। लेकिन वह भी कुछ बदल नहीं सका। एक बार अनुबंध हो जाने के बाद ये जीवन भर के लिए था। वह बीजाणु उसकी मृत्यु तक उसका साथी रहेगा, उसकी असफलता की निरंतर याद दिलाता रहेगा। जब तक उसकी निगाहें एक बार फिर खिड़की के बाहर घने जंगल पर टिक गईं। यहां तक कि इसे आत्महत्या का प्रयास भी माना जा सकता है। उसके शरीर में इतने कमजोर प्राणी के होने के कारण मानव विष उसे 3 दिन से भी कम समय में मार देगा। लेकिन जैसे ही उसने स्कूल के अनुबंध के बारे में, आने वाले वर्षों की पीड़ा के बारे में सोचा, क्या ज्यादा बुरा था, अपनी किस्मत बदलने की कोशिश में मर जाना या 8 साल तक स्कूल में हंसी का पात्र बनकर रहना? उसके माता पिता, शायद वह उन्हें भी खुश कर सके। रेन ने अपनी पुरानी किताब को एक बार फिर खोला और उसकी उंगलियां ड्रैगन के चित्रों पर फिरने लगीं। ऐसा माना जाता था कि साधना का सही मार्ग अपनाकर सभी प्राणी ड्रैगन बन सकते हैं। पुस्तक के अनुसार घुमक्कड़ राजा को अपनी दवाइयों के साथ साथ बहुत सी जानकारियां भी मिलीं। वह कोई साधारण दवा नहीं चाहता था, बल्कि वह ड्रैगन क्षेत्र के केंद्र में स्थित दवा चाहता था, जहां माना इतनी सघनता से प्रवाहित होती थी कि उसे हवा में देखा जा सकता था। रेन ने अपनी पुरानी किताब को एक बार फिर खोला और उसकी उंगलियां ड्रैगन के चित्रों पर फिरने लगीं। पुस्तक के अनुसार घुमक्कड़ राजा को अपनी दवाइयों के साथ साथ बहुत सी जानकारियां भी मिली थीं। रेन को कोई साधारण दवा नहीं चाहिए थी, बल्कि वह दवा ड्रैगन क्षेत्र के केंद्र में स्थित थी, जहां माना इतनी सघनता से प्रवाहित होती थी कि उसे हवा में देखा जा सकता था। घुमंतु राजा ने महीनों तक यात्रा की थी और प्रत्येक ड्रैगन लॉर्ड की भूमि को पार किया था। लाल अजगर, जिसकी खाल रेगिस्तान के सूरज की तरह जलती थी, सभी अग्निपोशी जीवों और सरीसृपों पर राज करता था। उसके राज्य में छोटी छिपकलियां भी आग उगल सकती थीं। नीले ड्रैगन ने अपने राजसी पंखों और चमकदार सींगों के साथ समुद्र की गहराइयों पर राज किया, जहां हर समुद्री प्राणी ने वफादारी की शपथ ली थी। घनी वनस्पति से ढका हुआ हरा अजगर गहरे जंगलों का स्वामी था, जहां हर जानवर और पेड़ पौधे उसकी इच्छा के अनुसार नृत्य करते थे। अनंत आकाश में श्वेत ड्रैगन सभी उड़ने वाले प्राणियों पर शासन करता था, जबकि काला ड्रैगन रात और छाया के जानवरों पर राज करता था।
इस पुस्तक में आर्टिकुलेटेड ड्रैगन का एक विशेष रूप से विस्तृत चित्रण दिखाया गया था, जिसका क्षेत्र विशाल कीड़ों और बाह्य कंकाल वाले जीवों से भरा हुआ था। प्रत्येक विकासवादी क्रम, प्रत्येक अंडे के रंग को एक ड्रैगन द्वारा दर्शाया गया था। विद्वानों ने अंडों के परिणामों में तार्किक शाखाओं से अलग होने वाली भिन्नताओं के कारण ड्रैगन और अंडों के रंगों के बीच सहसंबंध को नकार दिया। लेकिन ये जानकारी बच्चे के लिए प्रासंगिक नहीं थी। रेन एक ऐसे पृष्ठ पर रुका जिसने उसे हमेशा से ही आकर्षित किया था, क्षय का ड्रैगन, कवक, बीजाणुओं और अपघटन पर भोजन करने वाले सभी जीवों का स्वामी। वह सर्वोच्च शासन करता है, अपने विकासवादी क्रम के सभी प्राणियों का पालन पोषण करता है और उनका सृजन करता है। कम से कम ड्रैगन तो अपनी प्रजा का सम्मान करते हैं, उसने अपने दयनीय बीजाणु को देखते हुए कड़वाहट से बुदबुदाया। मनुष्यों के विपरीत। लेकिन ड्रैगन और उनके क्षेत्र मानव नगरी से बहुत दूर थे और इसका एक अच्छा कारण था। मनुष्यों ने इस क्षेत्र में बसने का चुनाव इसलिए किया था क्योंकि यहाँ मानव ऊर्जा इतनी दुर्लभ थी कि विशालकाय जानवरों को इससे घृणा होती थी। उन्हें इसमें कोई रुचि नहीं थी। मनुष्यों के लिए यही उनकी एकमात्र सुरक्षा थी। केवल सबसे कमजोर प्राणी, जिन्हें बलवान प्राणियों द्वारा निष्कासित और अस्वीकृत कर दिया गया था, शहर के पास मैदानों में घूमते थे। लेकिन ऐसा बहुत कम होता था, उन्हें घायल होना पड़ता था, मरणासन होना पड़ता था, तभी वे जंगल छोड़ने की हिम्मत करते थे। बिना शक्ति के उन्हें भूख लग जाएगी और वे जल्द ही मर जाएंगे। मानव क्षेत्र में मौजूद मानव शक्ति बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थी। फिर भी वे बेहद खतरनाक थे क्योंकि भोजन की कमी से उत्पन्न भूख ने उन्हें पागल कर दिया था। जंगली जानवरों की तरह जो अपना अगला भोजन खोज रहे हों, वे हिलने डुलने वाली किसी भी चीज पर हमला कर देते थे। रेन को अपने पिता द्वारा जंगल के बाहरी इलाकों के बारे में सुनाई गई कहानियां याद करके कंपकंपी छूट गई। वहां के जानवरों के चेहरे पर खालीपन और हताशा का भाव था। वे अपने घावों को भी अनदेखा कर रहे थे, केवल भूख और ऊर्जा की कमी से प्रेरित थे। यहां तक कि शाकाहारी जीव भी आक्रामक हो गए थे और ऊर्जा के किसी भी स्रोत पर हमला कर रहे थे। लेकिन वह तो सिर्फ बाहरी इलाका था। ड्रैगन के इलाकों में माना रेन का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो सकता था। इस स्तर के राक्षस के साथ वह सबसे निचले दर्जे के राक्षसों के साथ भी मुश्किल से पहले लोहे के घेरे में प्रवेश कर पाता। सौभाग्य से उसके पिता को जो खंडहर मिला वह कांस्य घेरे के ठीक आरंभ में था और वह लोहे के घेरे के मध्य से प्रवेश कर सका। ऐसा होना तो उसके लिए भी संभव हो सकता है ना? हाँ, वह ड्रैगन के इलाके में जाना चाहता था और 2 जानवरों को प्राप्त करने जैसा कोई चमत्कार करना चाहता था। हालांकि उसे ऐसी दवा से ही संतोष करना पड़ेगा जो उसके शरीर से उसके स्पो को बाहर निकाल सके, या इसी तरह की कोई अन्य दवा। कुछ ऐसा ही शायद उस दवा के करीब हो सकता है जिससे उसकी मां ठीक हुई थी। ड्रैगन का इलाका, या यहां तक कि चांदी की अंगूठी भी विचार से परे थी। अगर वह बहुत गहराई में चला गया तो वह शक्ति तुम्हें शीघ्र ही भस्म कर लेगी। और रेन ने धड़कते दिल के साथ किताब को जोर से बंद कर दिया। क्या वह सचमुच उस जंगल में जाएगा? इसके बारे में सोचना भी पागलपन था। उसके बेकार बीजाणु के साथ माना कि शायद कोई समस्या न हो, क्योंकि वह शायद किसी जानवर के साथ अपनी पहली मुठभेड़ में भी जीवित न रह पाए। लेकिन दीवार के उस पार से अपने माता पिता के दबी हुई सिसकियों को सुनते हुए उसके पास और क्या विकल्प था? जैसे ही रात हुई, रेन के भीतर साहस से कहीं अधिक दृढ़ संकल्प जागृत हो गया था। उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी। मीठी जड़ वाली सब्जियों के स्टू की खुशबू अभी भी हवा में तैर रही थी, जो पहले से कहीं अधिक लुभावनी थी, क्योंकि अब जब उसके पास एक स्पष्ट उद्देश्य था तो उसकी भूख फिर से जाग उठी थी। वह परछाई की तरह अपने कमरे से बाहर निकला। बीजाणु चुपचाप उसके पीछे पीछे तैरता रहा। उसके पैरों के नीचे फर्श की लकड़ियां खतरनाक ढंग से चरमरा उठीं, लेकिन आधी रात को नाश्ता चुराने के लिए चुपके से बाहर निकलने के वर्षों के अनुभव ने उसे यह सिखा दिया था कि कहाँ कदम रखना है। रसोई में उसके माता पिता द्वारा तैयार किया गया भोजन वैसे ही पड़ा रहा। रेन ने रोटी के बड़े बड़े टुकड़ों को स्टू के साथ साफ कपड़ों में लपेटा और साथ ही कुछ जंगली बेर भी पैक किए। उनके पिता हमेशा कहते थे कि थकान होने पर जामुन खाने से दिमाग को शांत रखने में मदद मिलती है। औजारों की अलमारी से उसने अपने पिता का सबसे छोटा रसोई का चाकू निकाला, जो बारीक कामों के लिए इस्तेमाल होता था, और एक पुरानी पानी की बोतल भी, रस्सी और अपने पिता का सबसे कीमती नक्शा भी निकाला। आग जलाने के लिए चकमक पत्थर लेने से पहले वह एक पल के लिए हिचकिचाया। ये बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन इतना काफी होगा। गलियारे में एक आवाज सुनकर उसका दिल थम गया। कदमों की आहट। वह चुपके से अपने कमरे में वापस गया और जैसे ही दरवाजा खुला, वह अपने बिस्तर पर लेट गया। रेन,
उसकी माँ की कोमल आवाज। प्यारे। रेन चादर के नीचे घुस गया, अंधेरे में रखे उसके बैग को छुपाने के लिए वह शुक्रगुजार था। बीजाणु उसके तकिए पर जम गया, उसकी हल्की धूसर चमक उस पल के बिल्कुल अनुकूल थी। मुझे बहुत खेद है मेरे प्यारे, उसकी माँ ने बिस्तर के किनारे बैठते हुए फुसफुसाया। वर्षों के काम से खुरदुरा हो चुका उसका हाथ, जो हमेशा कोमल रहता था, उसके बालों पर फिरा। अगर हम तुम्हें इससे बेहतर अंडा दिला पाते। इसमें आपकी या पापा की कोई गलती नहीं है, रेन ने जवाब दिया, और घंटों बाद पहली बार उसकी आवाज में भावनाओं का कोई दिखावा नहीं था। ये बस बदकिस्मती थी। क्या आप थोड़ा स्टू खाना चाहेंगे? यह अभी भी गर्म है। कल, रेन ने वादा किया, झूठ बोलना उसे नापसंद था, लेकिन वह जानता था कि उसके मिशन के लिए यह जरूरी था। इसे पकाने के लिए धन्यवाद। वह झुकी, उसके माथे पर चुंबन किया, और मसालों और प्यार की जानी पहचानी खुशबू ने लगभग उसके इरादे को तोड़ दिया। लगभग। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरी प्यारी बच्ची। मैं भी आपसे प्यार करता हूँ माँ। दरवाजा धीरे से बंद हो गया। रेन तब तक इंतजार करता रहा, अपनी धड़कनें गिनता रहा, जब तक कि कदमों की आहट दूर नहीं हो गई और घर में सन्नाटा छा गया। दोस्तों के साथ दोपहर की सैर के दौरान अभ्यास की गई तकनीकों का उपयोग करते हुए उसने रस्सी बांधी। उसके शयनकक्ष की खिड़की पीछे के बगीचे की ओर खुलती थी, जो लगभग 2 मीटर की दूरी पर था। बीजाणु चुपचाप देखता रहा जब उसने रस्सी को अपने पलंग के खंभे से बांध दिया। अगर तुम इस यात्रा में मेरे साथ चलने वाले हो, उसने अपना बैग कंधे पर रखते हुए अपने साथी से फुसफुसाते हुए कहा, तो कम से कम मेरे रास्ते में मत आना। रात आसमान साफ था और लगभग 1 दर्जन चांद की रोशनी से जगमगा रहा था। अपनी खिड़की से वह शहर की सीमा से परे घने जंगल को देख सकता था। कहीं न कहीं उसी जंगल में एक बेहतर भविष्य की उसकी एकमात्र उम्मीद छिपी थी। उसने कांपते हाथों से रस्सी पकड़ी। मुझे माफ कर दो माँ। मुझे माफ कर दो पिताजी। और उसने नीचे उतरना शुरू कर दिया।